हेलो दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को लेके उसके सारे रेशोज और उनकी कैसे कैसे वैल्यूज आप डिफाइन करते हैं, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा अगर आपने वो पहले से नहीं देखा हुआ है या जो वो चैप्टर पहले से नहीं अच्छे से रिवाइज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है और वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर नहीं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपका जो है वो सिर्फ रेशो की ही बात होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात होगी। तो वो वैल्यूज जो है ना आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। वो चैप्टर आपका पूरा अच्छे से पहले होना चाहिए, कम से कम बेसिक पार्ट के बहुत सारे कौन कौन से रेशो बनते हैं, उन रेशोज की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती हैं डिफरेंट थीटास के लिए, ठीक है। वो सब चीज़ करने के बाद जो है हम इस चैप्टर की बात करेंगे। अब अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ना दो चीज़ें ध्यान रखनी है। दो चीज़ें क्या है? एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड थिंग क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें आपको बस इस चैप्टर में मेनली पढ़नी है। अदरवाइज सारा जो एप्लीकेशन पार्ट है ना वो ट्रिग्नोमेट्री से है, जहाँ पर आपको रेशो और उनकी वैल्यूज यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले हम इन दो चीज़ों के बारे में समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। हम सारे 16 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। आप वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आपको आता है वीडियो के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मैं बात करता हूँ। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, और यहां पर आप खड़े हो, इस पॉइंट पे आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हो। आप किसी भी पॉइंट से अगर मतलब इस पॉइंट से जो है किसी भी पॉइंट को अगर देखते हो ऊपर, यहाँ देखो चाहे इधर देखो, चाहे आप उधर उठा के देखो, चाहे यहाँ पर आप देखो, किसी भी जगह अगर आप देखते हैं तो आपने क्या किया, फेस को ऊपर किया, ऊपर की साइड फेस कर रहे हो आप, तो एलिवेट कर रहा है आपका फेस ना। तो अगर एलिवेट कर रहा है तो मतलब ये जो एंगल होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन के से होता क्या है कि अगर आप ऊपर देखते हैं तो उस केस में जो भी आपका एंगल बन के आता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया एंगल ऑफ एलिवेशन? अगर एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ गया तो अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि एक बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग की छत पर बैठे हो, यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ही बात होगी। अब मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से मैं बैठा हूं बिल्डिंग की किसी छत पे, और वहां से मैं ना किसी दूसरे पॉइंट पे नीचे की साइड देखता हूं जो जमीन पर है, मतलब जो रूट है इसका बिल्डिंग का, उस रूट के साथ में यहाँ एक कोई पॉइंट है। मैं इस पॉइंट पे अगर देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पर जो ना एक मिसकंसेप्शन है, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि बच्चे क्या करते हैं ना, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ बैठते हैं। इस वाले को आप एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जो भी आपका लाइन ऑफ साइट है, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आई है ना, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा ना उसको बोलते हैं, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम जो बोलेंगे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं जिस पोर्शन को, ये वाला जो आपका एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो होता क्या है ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके बहुत कम क्वेश्चन में ये यूज में आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन साथ में एक बात मैं आपको और बता दूं, बेशक क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करेंगे ना वो अल्टीमेटली एंगल ऑफ एलिवेशन से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ना दोनों सेम होते हैं। अब कैसे सेम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे सेम होता है। मैंने बताया एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग ये आप लोगों का जो है लैंड है,
और आप यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े हैं, सपोज करो ये वाला पॉइंट आपका, और ये बिल्डिंग का टॉप है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो आपने क्या बोला कि अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस जगह। अब अगर आप ना इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देते हैं, मतलब हुआ क्या कि आपने इस पॉइंट से खड़े होके जब ए की तरफ देखा तो ये वाला एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैंने बोला था कि ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये होता है आप लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ए ऑफ डी लिख रहा हूँ मैं इसको। अब मुझे एक बात बताना, हमने एक जब लाइंस वाली चैप्टर किया होगा ना 9th क्लास में, वहाँ लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी होंगी कि दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्स लाइन होता है तो होता क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बराबर होता है। सेकेंड थिंग, उसको मेंशन जरूर कर देना आप कि पैरेलल लाइंस वाली आपने प्रॉपर्टीज लगाई है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल टू द ग्राउंड। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ से ना जमीन से एक वर्टिकल पॉल है ये, और एक रोप है जो इसके टॉप से इस तरह से बंधी हुई है, तो ये भी कोई डिस्टेंस होगा नीचे वाला, ठीक है। ऑफ ए ग्राउंड बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल, ये आपको एच फाइंड करना है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, तो तुमको रोप, ये अगर रोप है तो रोप का लेंथ तुमको दिया हुआ है 20 मीटर। और उसके बाद बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द पॉल एंड इफ द एंगल मेड बाय रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है आपका, ये जो रस्सी है, ये ग्राउंड से आपका कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें दोस्तों क्या समझ आता है, आपको हाइपोटेनस गिवन है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, लोग सोचते हैं सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशो उठाएं जिससे कि मुझे एच का वैल्यू मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशो उठाएं जिससे कि हमें एच का वैल्यू मिल जाए। अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं। देखो अब आप ये बताओ मेरे को, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है। आपने बोला जी ये तो साइन थीटा होता है, और साइन थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो आप इसको लिख लोगे साइन 30 डिग्री। तो अब वैसे ही आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर क्या है आपका, आपको गिवन नहीं है, वहाँ पर एच गिवन है जो मैंने माना है, ठीक है। और आपका हाइपोटेनस कितना 20 है, और इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री। मैंने आपको कुछ फिगर्स बताए थे अपने वीडियो में, वहाँ से आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कुछ बताया था यहाँ पर कि ये वाला 30 डिग्री होता है, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये वाला √3 होगा, और ये अगर 30 डिग्री वाला थीटा है तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ये होता है 1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2h इज इक्वल टू 20 और h इक्वल टू, ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 20/2 इक्वल टू 10। सो हुआ क्या कि हाइट क्या निकल के आई हमारी 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आगे बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो दोस्तों यहाँ क्या, यह किस तरह का डायग्राम बनने वाला है। मैंने बोला कि एक ट्री था, स्टॉर्म आने की वजह से यहाँ से टूट गया और इस तरह से ऐसे बेंड होकर यहाँ गिर गया। तो बोल क्या रहा है कि जैसे मैंने इस पॉइंट को ए लिया, इस पॉइंट को मैंने बी लिया और इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया और इनको इस तरह से मिला दिया। तो बोल क्या रहा है, जो बी और सी वाला डिस्टेंस है ना, मतलब फुट ऑफ द ट्री है, और जिस पॉइंट पे जाके वो बेंड हुआ है, जिस पॉइंट पे जाके गिरा है ये सी वाले पॉइंट पे,
ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 8 मीटर। थीटा आपको दिया हुआ है जी 30 डिग्री का थीटा है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये पूरा हाइट फाइंड करना है आपको। इतना पूरा हाइट फाइंड करने से मतलब है कि एक तो आप हाइट निकाल दो, ये वाली ए बी का हाइट निकाल दो, और दूसरा आप हाइपोटेनस निकाल दो। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा क्या, वहां पर हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतना ट्री तो खड़ा हुआ है और इतना टूटने के बाद यहाँ आके गिर गया है, तो ये दोनों जो लेंथ है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ लेट द लेंथ ऑफ ट्री बी, क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये ट्री का लेंथ होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 8 मीटर गिवन है, हमें दोनों हाइपोटेनस भी फाइंड करना है और हमें परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो पहले में मैं क्या करता हूँ कि बेस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहला रेशो बनाता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा। हमारे पास थीटा कितना है, 30 डिग्री, मैंने बोला जी tan 30 डिग्री होगा। अब यहाँ P बाई बी है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी, आप बोलोगे ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी, इक्वल टू tan 30 डिग्री। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ए बी का वैल्यू आपको पता नहीं है, मैंने बोला ये ए बी को एज इट इज रख लिया, बी सी का वैल्यू हमें पता है कि 8 मीटर है। जी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू जो मैंने आपको फिगर बताए थे उनसे अगर आप जाके देखेंगे तो वो बनेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो बनेगा 1/√3। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 3√3 ए बी इक्वल टू 8 मीटर, और ए बी का वैल्यू आएगा 8 मीटर अपॉन में √3। दोस्तों अब आपको क्या है ना कि आप रूट में जो वैल्यू ना डिनोमिनेटर पे नहीं छोड़ते हो, तो आप क्या करोगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, और इसका कॉन्जुगेट होता है √3। तो होगा क्या कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये तो बन जाएगा आपका 8√3, नीचे वाला आपका 3 बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये बन गया है आप लोगों का 8√3/3, ये आपकी हाइट निकल के आ गई ए बी की। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ए बी निकल के आया आप लोगों का 8√3/3, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं 1 करके। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटेनस के लिए। हाइपोटेनस के लिए क्या है, आपको बेस पता है, आपको बेस पता है, आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, cos ऑफ 30 डिग्री। बेस आपका क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बी सी का वैल्यू पता है, उसको लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया 8 मीटर बाई ए सी इक्वल टू √3/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ पर आ जाएगा √3AC इक्वल टू 16, और AC इक्वल टू 16 अपॉन में √3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। और जैसे आपने वहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था पिछले वाले केस में, वैसे ही यहाँ भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू को नहीं छोड़ते। तो इसको सॉल्व करने के बाद निकल कर आएगा AC इक्वल टू 16√3/3। अब हुआ क्या कि AC का लेंथ आपको पता चल गया, इसको मैंने 2 ले लिया, 2 ले लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या था कि AB का लेंथ मिल चुका था, AC का लेंथ भी आपको मिल चुका है, और AB प्लस AC जो है ना वो लेंथ ऑफ ट्री है आपका। तो यहाँ पर AB प्लस AC करने के लिए हम क्या करेंगे कि 16√3 प्लस 8√3 अपॉन में 3 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 24√3/3। सॉल्व करने के बाद ये 8 आएगा एंड इक्वल टू 8√3। ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्री।
एंड दिस इज योर आंसर। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। सो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव a slide whose top is at the height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब यहाँ पर क्या बोला, आपने पार्क में झूले देखे होंगे, ये उसी की बात कर रहा है। बोला कि पार्क में 2 झूले हैं, एक छोटा झूला है, जैसे मैंने बोला कि ये XYZ है कोई, ठीक है, इसकी हाइट दी 1.5 मीटर की हाइट पे बनाया गया है। और ये जो है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोला उसने, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो ये वाला जो लेंथ है ना XZ, यहाँ पर जो XZ है ये स्लाइड का लेंथ है, स्लाइड लेंथ। सेकंड वाले फिगर में क्या बोला कि एक बड़ा स्टीप बनाया और उस केस में उसकी जो हाइट है ना वो बोला इन्होंने, जैसे मैंने बोला ये A, ये वाला B और इसको मैं C ले लेता हूँ। हाँ सॉरी, यहाँ पर जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरे वाले केस में ये वाला थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का, ये हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर की इसकी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करना है। लेंथ ऑफ स्लाइड का सीधा सीधा मतलब है कि झूले से जो फिसल पट्टी होती है ना, इस तरह से फिसलते हैं नीचे, उसकी आपको लंबाई नापनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल मिला के ये थीटा गिवन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। दोनों केस में परपेंडिकुलर के साथ में लेके हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में मैं बोलूंगा कि AB अपॉन AC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। AB अपॉन में AC इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, और इक्वल टू ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा। और कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री। तो आप बोल सकते हो AB का लेंथ आपको गिवन है 3, AC का लेंथ आपको पता नहीं है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आएगा √3AC इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 6 अपॉन में √3। अब दोस्तों पता है डिनोमिनेटर अगर रूट में है तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से इसका कॉन्जुगेट √3/√3 होता है। अब होता क्या है कि AC का लेंथ आपका बनेगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा 6 × √3, तो 6√3। नीचे वाला आपको पता है कि अगर √3 × √3 आप करते हैं तो ये √9 हो जाता है, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। इस 3 से 6 को काट लेंगे, 2 बनेगा, तो AC का वैल्यू आएगा आप लोगों का 2√3। तो पहले वाले केस में यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड कितना निकल के आया, 2√3। ये एक निकल गया, यहाँ पर हम इसको बोल देंगे मीटर। अब बात करते हैं दूसरे फिगर में। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल XYZ में। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ। आपको पता है कि x अपॉन XY अपॉन में XZ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और वो कितना है आपको साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और वो आपको गिवन है साइन 30 डिग्री। अब XY का वैल्यू आपको पता है 1.5 मीटर अपॉन में XZ का वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो 1/2 होता है। इसको आप सॉल्व करो, XZ आपका सीधा सीधा निकल के आएगा 2 × 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पर आपका XZ निकल के आ गया 3 मीटर, और यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैंने इसका डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया है।
बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से जो है किसी एक पॉइंट का वो 30 डिग्री है और उस टावर के फुट से उस पॉइंट का जो लेंथ है वो 30 मीटर है। हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हाइट फाइंड करना है हमें, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC आपको क्या है कि थीटा के रिस्पेक्ट में बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम एक ऐसा रेशो उठाएंगे जहां पर परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही हो या फिर बेस या परपेंडिकुलर की बात हो रही हो। तो मैंने बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और बेस हमारा क्या है BC इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन्होंने 30 डिग्री, ये हो गया। अब AB का लेंथ हमें पता नहीं है, मैं यहाँ एज इट इज लिख लेता हूँ। AB अपॉन में BC का लेंथ मुझे पता है 30 मीटर है इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है आपका 1/√3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा √3AB इक्वल टू 30 और AB इक्वल टू ये √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई √3। अब डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू है तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे √3/√3 से। अब होता है क्या है कि √3 इंटू √3 तो बन जाता है 3, तो डिनोमिनेटर पे तो बन जाएगा ये 3, न्यूमरेटर पे बनेगा 30/√3। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया आपका 10√3। तो यहाँ से हाइट कितना निकल के आएगा आपका AB का, वो होगा 10√3 और यही आप लोगों का आंसर है।